हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी। सिलेट पेपर 1 का हिंदी पढ़ेंगे और यह प्रश्न आपका पूछा गया है 6 जनवरी 2022 को आपका सिलेट पेपर 1 में। ठीक है, सिलेट पेपर 1 में हिंदी का जो प्रश्न पूछा गया था आपका 6 जनवरी 2022 को, वो सभी प्रश्न आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम लेकर आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिलेट पेपर 1 में जो कि वर्ष 2022 में प्रश्न पूछा गया था आपका हिंदी से, वो सभी प्रश्न आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। दिया हुआ है, निर्देश 121 से 128 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के लिए उचित उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को पढ़ना है और इसी गद्यांश पर आधारित हमसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो जब चलिए पहले गद्यांश को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद गद्यांश पर आधारित प्रश्न का उत्तर हमसे जो पूछा जाएगा उसको बताएंगे उत्तर। चलिए शुरुआत करते हैं, गद्यांश को पहले पढ़ते हैं। प्रश्न है, यहाँ पर गद्यांश है कि पिछले 5 वर्षों में टिकने, कमजोर और कुपोषित बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 5 वर्षों से क्या हुआ है कि कुपोषित बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यह स्थिति एक दशक के सुधार के एक कदम उलट है। ठीक है, यह स्थिति क्या है आपका, एक दशक के सुधार के एकदम उलट है। दुनिया भर में बच्चों के पोषण को मापने के लिए 4 पैमाने होते हैं। दुनिया भर में बच्चों के कुपोषण को मापने के लिए कितने पैमाने हैं? 4 पैमाने हैं। लंबाई के हिसाब से वजन कम होना, लंबाई कम होना, सामान्य से कम वजन होना और पोषण तत्व की कमी होना। कुपोषण को उम्र के हिसाब से लंबाई कम होने का अहम कारण माना जाता है। कुपोषण को क्या है, उम्र के हिसाब से लंबाई कम होने का अहम माना जाता है। ठीक है, शुरुआत में यदि बच्चों की लंबाई कम रह गई तो बाद में उसकी वृद्धि की संभावना बेहद कम रह जाती है। शुरुआती में यदि बच्चों की लंबाई कम रह जाती है तो बाद में उसकी वृद्धि की संभावना बेहद कम रह जाती है। ठीक है, बीते कुछ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में अति कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी आई है। बीते कुछ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषित बच्चों की संख्या में क्या आई है? कमी आई है। खाद्य सुरक्षा और खाने में विविधता कुपोषण दूर करने के लिए जरूरी है। यह दोनों ही बातें सीधे आय से जुड़ी होती है। समुचित आय नहीं होगी तो बच्चे और परिवार के अन्य सदस्यों को पोषण मिलना क्या है? मुश्किल नहीं है। ऐसा आकलन है कि किस देश में हर साल अकेले कुपोषण से 10 लाख से ज्यादा बच्चों की मौत हो जाती है। शहरी संपन्न वर्ग के बच्चों में चुनौती दूसरी है। यहाँ मोटापा बढ़ता जा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह दौड़ भाग के खेलों में कम हिस्सा लेना होता है। बाहरी खेलों में हिस्सा लेना शहरी बच्चों ने पहले ही कम कर दिया था। कोरोना काल में तो यह एकदम बंद हो गया था। ठीक है, यह आपका गद्यांश दिया हुआ था। अब यहाँ पर गद्यांश आधारित आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न है कि शहरी वर्ग के बच्चों किस समस्या से गुजर रहे हैं। तो शहरी वर्ग के बच्चे जो है ना, यह आपका कुपोषण, शहरी वर्ग के बच्चों किस समस्या से गुजर रहे हैं। तो शहरी वर्ग के बच्चे जो है ना, ये आपका मोटापे की, ठीक है, किस समस्या से गुजर रहे हैं? तो मोटापे की समस्या से गुजर रहे हैं। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर गद्यांश में दिया हुआ था ना कि यहाँ पर कि मोटापा बढ़ता जा रहा है, एक बड़ी वजह है कि दौड़ भाग में कम हिस्सा ले रहे हैं। कहाँ के बच्चे? शहर के बच्चे। यहाँ पर पढ़िएगा आप, यदि गद्यांश तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि शहरी संपन्न वर्गों के बच्चों में चुनौती दूसरी है, यहाँ मोटापा बढ़ता जा रहा है। तो यही पूछा है आपसे कि शहरी वर्ग के बच्चे किस समस्या से गुजर रहे हैं, तो मोटापे की समस्या से गुजर रहे हैं। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने कि बच्चों के पोषण को मापने का पैमाना नहीं है। तो बच्चों के पोषण के मापने का पैमाना आपका नहीं, सामाजिक श्रेणी। ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर होगा, सामाजिक श्रेणी। वजन, पोषक तत्व और लंबाई आपका बच्चों के पोषण के मापने का पैमाना होती है, लेकिन सामाजिक श्रेणी जो होता है ना, बच्चे के पोषण के मापने का पैमाना नहीं होती है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर होगा, सामाजिक श्रेणी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपका सामने है कि विगत वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में किन बच्चों की संख्या में कमी आई है। तो कुपोषित बच्चे की संख्या में कमी आई है। ऑप्शन एक राइट आंसर होगा, कुपोषित बच्चे।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने, यदि आप गद्यांश को अच्छा से पढ़ लेते हैं तो इसी गद्यांश से आपका पूरा प्रश्न बन जाएगा। कुपोषण को दूर किया जा सकता है, तो कुपोषण को दूर किया जा सकता है आपका खाद्य सुरक्षा से और खाने में विविधता से। ऑप्शन आपका कथन आपका एक दो आपका राइट आंसर है। कथन 1 और 2 आपका राइट कथन है। खाद्य सुरक्षा से और खाने में विविधता से कुपोषण को दूर किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर, ऑप्शन आपका 1 राइट आंसर हो जाएगा, 1 और ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर होगा, 1 और 2। ठीक है, ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है दोस्तों कि शहरी बच्चों में मोटापे की समस्या को दूर करने का कारगर उपाय होगा कि बच्चों को दौड़ भाग वाले खेलों में शामिल किया जाए। ठीक है, बच्चों को क्या है कि दौड़ भाग वाले बच्चों में मोटापे की समस्या को दूर करने का कारगर उपाय क्या होना चाहिए? तो बच्चों को दौड़ भाग वाले खेलों में शामिल किया जाए। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि गद्यांश में डैश और डॉस के बीच संबंध पर प्रकाश डाला गया है। तो गद्यांश में जो है ना, ये आपका पोषण और आय के संबंध में प्रकाश डाला गया। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, पोषण और आय। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? समूह से भिन्न है आपका कौन सा शब्द, बताइए। तो शहरी आपका समूह से भिन्न है। कुपोषित ठिकने लंबाई का आपका सभी समान एक समान है, लेकिन आपका समूह शहरी जो होता है ना, यह सभी सब समूह से क्या है आपका भिन्न है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, शहरी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अति कुपोषित बच्चों में अति शब्द है। तो अति शब्द जो है ना, ये आपका है परिवेशन। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, परिविशेषण। अब यहाँ पर दिया निर्देश 129 से 135। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के रूप में उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अनेक दृष्टिया में पुस्तकालय का बहुत महत्व है। कुछ पुस्तकें बहुमूल्य होती है, किंतु उनका उपयोग सर्वकालिक होता है, जैसे विश्वकोश, महान ऐतिहासिक ग्रंथ, संदर्भ ग्रंथ आदि। कई पुस्तकें एक बार पढ़ने से व्यक्ति के पुरानी पड़ जाती है और उसके लिए पुनः उनका कोई महत्व नहीं रह जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि पुस्तकों पर सैकड़ों हजारों रुपए व्यय कर सके। इसी कमी को पुस्तकालय दूर करते हैं। लेखकों और अनुसंधानकर्ताओं के लिए तो पुस्तकालय ज्ञान भंडार से कम नहीं होते हैं, एक प्रकार के वरदान ही होते हैं। उन्हें अपने विषय से संबंधित तथ्य प्राप्त करने के लिए उपयुक्त पुस्तकें पुस्तकालय में ही मिल सकती है। जन साधारण के लिए पुस्तकालय ज्ञानवर्धन और मनोरंजन का अनुपम साधन है। पुस्तकालयों का जितना उपयोग ज्ञान वृद्धि के लिए किया जाता है, उससे कहीं अधिक मनोरंजन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सर्वकालिक महत्व नहीं होती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सतही पुस्तकें जो होता है ना, ये आपका सर्वकालिक महत्व नहीं होती। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, सतही पुस्तकें। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है कि पुस्तकालय किसके ज्ञानवर्धन तथा मनोरंजन का साधन है? तो ये आपका जन सामान्य के ज्ञानवर्धन और मनोरंजन का साधन होता है पुस्तकालय। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, जन सामान्य के। अगला प्रश्न है कि पुस्तकालय का संधि विच्छेद कीजिए। तो पुस्तकालय का संधि विच्छेद है पुस्तक प्लस आलय। ठीक है, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, पुस्तक प्लस आलय बराबर क्या होगा, पुस्तकालय। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की विशेषता नहीं है? तो पुस्तक की विशेषता नहीं, अमंगलकारी। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, अमंगलकारी पुस्तक की विशेषता नहीं होती है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ दोस्तों। प्रश्न कहता है पुस्तकालयों की आवश्यकता होती है क्योंकि? तो पुस्तकालयों की आवश्यकता होती है, पुस्तकालय में पुस्तकें रखी जा सकती है। ठीक है, इसलिए पुस्तकालयों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा, पुस्तकालय में ही पुस्तकें रखी जा सकती है। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रत्येक का संधि विच्छेद है। तो प्रत्येक का संधि विच्छेद आपका क्या होगा, बताइए इसका राइट आंसर। तो प्रति प्लस 1 होगा प्रत्येक का संधि विच्छेद। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, प्रति प्लस 1। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ।
प्रश्न कहता है कि लेखकों तथा अनुसंधानकर्ताओं के लिए पुस्तकालय वरदान है, क्योंकि वहां उन्हें अपने विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त पुस्तकें प्राप्त हो जाती है। इसलिए लेखकों तथा अनुसंधानकर्ताओं के लिए पुस्तकालय वरदान है। ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। शिक्षिका ने कक्षा 4th के विद्यार्थियों को 6 के समूह में बांटा और उन्हें बिना अंत वाली एक लघु कथा दी। उसके बाद उसने कल्पना करने, चर्चा करने, अंतिम रूप देकर कहानी का अंत लिखने के लिए कहा। इस गतिविधि के द्वारा शिक्षिका उनके विकास कौशल का विकास कर रही है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो रचनात्मक लेखन का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा, रचनात्मक लेखन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न का आता है आपके सामने है प्रश्न है कि भाषा अधिगम के लिए शब्दकोश एक महत्वपूर्ण औजार है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दकोश के प्रयोग के विषय में सबसे कम महत्वपूर्ण होगा? राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो किसी शब्द के भाषा भेद की जांच करना, किसी शब्द के भाषा भेद की जांच करना। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत किस पर केंद्रित नहीं है? तो संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत जो होती है यह केंद्रित नहीं होती है किस पर? तो मनुष्य अंतर्निहित भाषा युक्ति के साथ जन्म लेता है। यह आपका संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत पर केंद्रित नहीं होती। ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा, मनुष्य अंतर्निहित भाषा युक्ति के साथ जन्म लेता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि भाषा शिक्षक को विद्यार्थियों में लेखन कौशल का विकास करते हुए आवश्यक रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? बताइए आंसर। तो व्याकरण पक्ष का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, व्याकरण पक्ष का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। कक्षा 1 की भाषा की पाठ्य पुस्तक में पहले पृष्ठ पर मेले के दृश्य का चित्र छपा हुआ है जिसमें कोई शब्द या वाक्य नहीं लिखा हुआ है। शिक्षार्थियों के लिए इसका उद्देश्य क्या है? तो शिक्षार्थियों के लिए इसका उद्देश्य चित्र को समझना तथा विश्लेषण करना। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, चित्र को समझना तथा विश्लेषण करना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न का यहाँ पर है कि अभिकथन ये है, शिक्षक को कक्षा में संप्रेषणात्मक कार्य से संरचना को संबद्ध करना आवश्यक है और इसका कारण आर्य संप्रेषणात्मक कार्यों का अभ्यास शिक्षार्थियों को समाज में बेहतर प्रदर्शन करने क्या है समर्थ बनाता है। तो यहाँ पर दोनों कथन में कौन सही है बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि निर्देशित रचना सामान्यतः किस पर प्रस्तुत करनी चाहिए? तो निर्देशित रचना जो है ना सामान्यतः जो है आपका वयस्क के स्तर पर प्रस्तुत करना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर रहेगा, वयस्क के स्तर पर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि गहन पठन का उद्देश्य किसको बढ़ावा देना है? तो गहन पठन का उद्देश्य जो होता है ये आपका परीक्षण के पठन का बढ़ावा देना होता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, परीक्षण के पठन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि युक्ति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ होता है? तो युक्ति के रूप में बहुभाषिकता का अर्थ होता है आपका विद्यालय में अनेक भाषाओं का शिक्षण देना। क्या होता है? बहुभाषिकता होता है। ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा, विद्यालय में अनेक भाषाओं का शिक्षण देना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने है कि पठन शिक्षण शास्त्र किस बात का समर्थन करता है? तो पठन शिक्षण शास्त्र जो होता है पठन का मतलब अर्थ ग्रहण करना है। ऑप्शन एक राइट आंसर, पठन का मतलब अर्थ ग्रहण करना होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि भाषा अधिगम में युक्ति के रूप में कहानी सुनाने का उद्देश्य क्या है? तो भाषा अधिगम में युक्ति के रूप में कहानी सुनाने का उद्देश्य होता है आपका शिक्षार्थियों को नैतिक शिक्षा देना। ऑप्शन एक राइट आंसर, शिक्षार्थियों को नैतिक शिक्षा देना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। भाषा अधिगम के लिए पूरक पठन के रूप में लघु कहानियों तथा अन्य वृत्तांतों का संग्रह को सुझाया गया है। पूरक पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पूरक पठन का मुख्य उद्देश्य आपका अकादमिक कौशलों का बढ़ावा देना। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किस पर कविता की कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है? तो इसका होगा आपका व्याकरण पर। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर होगा, व्याकरण पर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भाषा बोलने वालों में से दूसरी भाषा या भाषाओं के शब्दों और वाक्यों का प्रयोग समान है, इसे क्या कहते हैं? तो भाषा बोलने वालों में दूसरी भाषा या भाषाओं के शब्दों और वाक्यों का प्रयोग समान है, इसे कहते हैं भाषा का संचरण। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, भाषा का संचरण।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने और लास्ट प्रश्न है आपका हिंदी का कि उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ क्या होता है। तो उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ होता है आपका परीक्षण में शिक्षार्थियों के निष्पादन में सुधार करना। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ यही होता है, ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका हिंदी का जो प्रश्न पूछा गया था आपका 6 जनवरी 2022 का सीटेट पेपर 1 में सही प्रश्न समाप्त हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।